ये प्रहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डीके शिव कुमार पर, कांग्रेस पार्टी के नेता पर किया जा रहा था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के वहां पर। और आपने देखा कैसे उनकी संपत्ति को लेकर खूब सारे कमेंट्स बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें वो नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। एक वक्त पर डीके शिव कुमार मंत्री भी थे सर वहां पर, और उसके बाद अध्यक्ष जब विपक्ष में कांग्रेस पार्टी आ गई, जैसा कि बताया हिमांशु ने, 1.5 साल तक लगभग कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी। और ये मांड्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा कल की तस्वीरें हैं। और वहां पर ये नजर आए थे 28 मार्च को नोट उड़ाते हुए रोड शो में। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को लगे हाथ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अनुभव हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। अनुभव, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगता है इधर से पेसीएम वाला जो बवाल था, तो अब ये नोट जो वहां पर उड़ाए गए बीते दिन, वो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाएगी। अंजना, भाजपा के लिए गुजरात और नॉर्थ ईस्ट कितना आसान था जीतने के लिए, वो ऐसा केस कर्नाटक में नहीं है। जहां हम देख रहे हैं मांड्या पे वो डीके शिव कुमार इज थ्रोइंग करेंसी नोट्स। अभी नीचे हमें ये न्यूज सुनाई दे रहा है कि वो एक भगवान की पूजा के लिए दोस्त करेंसी नोट्स वर गिवन, पर अभी वो बहुत सारे लोग अपसेट थे कि डीके शिव कुमार पैसे दे रहे हैं वोटर्स के लिए, कांग्रेस के लिए वोट करने को। और एक और बात है कि भाजपा के लिए कर्नाटक ये बहुत टफ फाइट होगा फॉर ऑल 3 पार्टीज, कांग्रेस, जेडीएस और सवाल पूछ रही हूँ, तीनों पार्टी के लिए एक साइड का। एक सेकेंड, ये जो आप बता रही हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि पूजा के लिए नोट दे रहे थे, एक तो वो रोड शो में चल रहे हैं, कोई मंदिर है क्या यहाँ पर? तो रोड शो में लोगों के बीच में नोट उछाल रहे हैं। जी, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वहां कुछ उत्सव चल रहा था और उसी के लिए डीके शिव कुमार नोट्स दे रहे थे, पर वो दिखने के लिए ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस लोगों ने एक कैंपेनिंग कर रहे थे और नोट्स यहां से फेंक किया था। इट जस्ट लुक्स लाइक ही इज गिविंग अवे मनी फॉर द वोटर्स, ऐसा दिख रहा है। पर वहां के लोगों ये डिफेंड करने के लिए बोल रहे हैं कि वो पूजा के लिए पैसा दे रहे थे, पर सच क्या है कि ऐसा दिख रहा है कि वोट्स के लिए पैसा दे रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है कि क्यों पैसा फेंक दिया था। और जाहिर तौर पर बीजेपी विनोद जी से एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये हम बीते दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार बातचीत होगी एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी की। एक वक्त पर तूती वहां पर बोलती थी और अब कैसे बीजेपी वहां पर सशक्त नजर आ रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को आइए आपको सुनाते हैं बासवराज बोम्मई मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। He does everything. Yeah, he blatantly misuses all kind of powers, and he does everything, and he blames us. That has been his. What to do? I mean, he is like that. People know. That's why they are going to reject him. Sir, once again they are coming with some posters. By throwing notes, they are showing that the people are beggars. They think Congress party thinks people are beggars. The people will teach him. People are the real owners. तो जनता पर भरोसा है, जनता हमें बचाएगी। मांड्या को लेकर कमेंट करते हुए डीके शिव कुमार पर आप सुन रहे थे बासवराज बोम्मई मुख्यमंत्री कर्नाटक को। इससे पहले कि मैं सहयोगियों के पास जाऊं, एक एक कमेंट। अभी जो तस्वीर दिख रही है, आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि क्या बीजेपी के लिए, जैसा हमारी सहयोगी ने भी कहा, गुजरात या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों जैसा होगा, ये एक टफ फाइट हम यहां पर देखेंगे कर्नाटक में। विनोद नहीं, देखिए अंजना जी, कर्नाटक जो है दोनों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी। बीजेपी के लिए दक्षिण का वो अकेला राज्य है जहां बीजेपी की अपनी सरकार पहले भी बनी थी और अभी भी सरकार वहां बन रही है। दक्षिण का द्वार है एक तरह से बीजेपी के लिए कर्नाटक। और चूंकि कर्नाटक बड़ा राज्य है, 28 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर, इसलिए बीजेपी के लिए कर्नाटक हर हालत में जीतना उसके लिए चुनौती है। वहीं कांग्रेस के लिए इसलिए चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कर्नाटक से ही आते हैं, और राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी भारत जोड़ो, वो कर्नाटक में सबसे ज्यादा घूमी और सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट मिला। ऐसे में कर्नाटक जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इसीलिए जो टफ फाइट की स्थिति बन रही है इसलिए बन रही है
क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी तो है ही मुंबई सरकार के खिलाफ। पिछले दिनों जिस तरह से कुछ मामले भी आए, 40% वाला मामला भी आया और एक विधायक के पुत्र का मामला आया, अब ये डीके शिव कुमार का नया आ गया, तो भ्रष्टाचार वहां एक मुद्दा बनेगा और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, चूंकि हर चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा भी उठाते रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में थोड़ा मुश्किल होगा शायद बीजेपी के लिए परिवारवाद का मुद्दा उठाना, क्योंकि बसवराज बोम्मई जो है वो खुद एसआर बोम्मई के बेटे हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री थे, तो वो भी एक तरह से परिवारवादी राजनीति के वो हैं। तो अब देखना यह है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी का जो मुद्दा है कि एक डबल इंजन की सरकार, इन दोनों में कौन सा मुद्दा भारी पड़ता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। साथ में जातियों के समीकरण और जेडीएस जो है वो किसका खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि जेडीएस की एक पोजीशन वहां पर ये है कि 30 से 35 सीटें वो हमेशा जीत लेते हैं और उसके बाद जब भंग असेंबली होती है तो वो बार्गेन करके सरकार कभी बीजेपी के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ बना लेते हैं। तो अब इस बार जेडीएस की क्या स्थिति होगी? देवगौड़ा जी की जो स्वास्थ्य है, जो उनकी स्थिति अभी 3 दिन पहले में देवगौड़ा जी से दिल्ली में मिला था, वो अब व्हील चेयर पर चलते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते और पूरा जेडीएस देवगौड़ा के ही करिश्मे पर टिका हुआ था। हालांकि कुमार स्वामी उसके नेता हैं और वो इस वक्त कमान संभाले हुए हैं, लेकिन कितना जेडीएस कर पाएगा ये भी, इस पर भी चुनाव के नतीजे काफी हद तक निर्भर करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर जो कास्ट अरिथमेटिक है और जो इस तरह से लिंगायत, वो कलिगा, उसके साथ ही दलित, मुसलमान, सब वोटर परसेंटेज है, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन संजय, ये एसिड टेस्ट एक तरह से राहुल गांधी के लिए भी है, क्योंकि बता रहे थे विनोद जी भी कैसे सबसे ज्यादा वक्त कर्नाटक में राहुल गांधी ने, एक तो चुनाव आयोग की पर आप नजर रखते ही है, लेकिन डीके शिव कुमार से लेकर तमाम, क्या ऐसे चांस भी है कि वायनाड को भी उपचुनाव की जो सरगर्मी हमने देखी थी उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद, वायनाड को भी लेकर कोई बात कही जाए उपचुनाव को लेकर? अभी निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से जब हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल विचार नहीं है निर्वाचन आयोग का। ये तो इसमें ही पता चलेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग कुछ मामलों में एक्स्ट्रा गोपनीयता बरतता है और कई बार इंफॉर्मेशन देने के बजाय मिस इन्फॉर्मेशन भी हमारे सोर्सेज देते हैं, जिसमें अभी तो फिलहाल ये कह रहे हैं चूंकि लक्षद्वीप वाले मामले में इलेक्शन कमीशन ने फटाफट ऐलान कर दिया था चुनावी कार्यक्रम का लक्षद्वीप में मोहम्मद फैजल के अयोग्य घोषित होने के 1 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद कोर्ट के कहने के बाद फिर आयोग को अपनी अधिसूचना वापस लेनी पड़ी थी। तो लिहाजा इस मामले में एक्स्ट्रा फूंक फूंक कर कदम रख रहा आयोग, और ऐसे में ये चाह रहा कि पहले अदालतें अपना काम कर लें, उसके बाद फिर निर्वाचन आयोग इस पर करे। तो ऐसे में अभी नहीं लग रहा कि निर्वाचन आयोग इसी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ वायनाड के उपचुनाव की भी घोषणा करे, इसकी संभावना बेहद क्षीण है। लेकिन तब तक, जब तक पूरा ऐलान हो नहीं जाता है, दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के सूत्रों पर हमें एक लिमिट तक ही भरोसा करना चाहिए और उससे ज्यादा नहीं। अब जब चूंकि समय बिल्कुल कम है, तो ऐसे में पतंग उड़ाने से बढ़िया है कि पेंच लड़ते हुए देखना, और ये देखना किसकी पतंग कटती है और किसकी पतंग ऊपर जाती है। रही बात कर्नाटक में मुद्दों की, तो वहां पेटीएम भी है, पेसीएम भी है और एटीएम भी है, यानी जिस तरह से नोट उड़ाए जा रहे हैं वो एटीएम की तरह कहा जा सकता है। अभी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष यहां थोड़ी देर पहले आए थे, श्रीनिवास, और उन्होंने ये कहा कि 2018 के मुकाबले इस बार हमारे लिए चुनावी बैटल, चुनावी रण जीतना आसान है, क्योंकि इसमें से आधी शक्ति तो बीजेपी ऐसे गंवा चुकी है अपने जन विरोधी कार्यों को लेकर और बाकी उन आरोपों को लेकर और उन सारे घपले घोटाले के आरोपों को लेकर, लिहाजा कांग्रेस के लिए स्थिति आसान है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी कार्यक्रम कब का घोषित होता है और उस पिच पर कांग्रेस कितनी अच्छी बैटिंग कर पाती है।